हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक है। वो बेसिकली है म्यूचुअल फंड्स। आप कहीं भी जाते हो ये लाइन जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सारी बातें ऐसी है जो अब दिमागों में गूंजने लगी है, क्योंकि ये टेलीविजन पर या फिर आप यूट्यूब देख रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देख रहे हो, हर जगह ये फ्लैश आउट होता है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अब इतनी सारी जानकारी मार्केट में है, क्या आपको सच में लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सही जानकारी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स के सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्या है, कैसे मैनेज हो जाता है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको सारी बातें तभी समझ में आएगी। क्योंकि अगर बीच में आप स्किप करते हो तो आई नो कि आप कुछ चीजें मिस कर जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की या इन सब चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये जैसा कि मीम्स आप देख रहे होंगे, मीम्स कहता है कि अगर आप पैसे की इज्जत करते हो और पैसे को सेव करते हो तो बाद में पैसे आपको सेव करती है। और ये बहुत ही सही बात है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी आपके पास पैसे हैं और कल को जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे से काफी सारी चीजें कर सकते हो, है ना। अगर आप बीमार पड़ गए या किसी को जरूरत है या घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप उसको आज सेव नहीं करोगे तो कल आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। तो ये लाइन जो है इसको वेरीफाई करता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और उसको आपको सेव करना चाहिए। अब जब हमने मन बना लिया कि चलो ठीक है, सेविंग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इनकम रेवेन्यूज। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का तो आपने नाम सुना ही होगा। और तीसरा है रियल स्टेट। और उसके बाद चौथा है कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है? मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो ये चार बेसिक इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप अपने सेव किए हुए पैसे को। अब जान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऑप्शन तो मेरे पास आ गया, बट मुझे ये भी जानना है कि मुझे पैसे मिलेंगे कितने, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, वो भी मुझे जानना है। तो सबसे पहले डिटेल में, जैसा कि आपका पहला देख रहे थे आपकी फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला एवेन्यूज था, तो उसमें आता है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, और उसके बाद आता है बॉन्ड, उसके बाद रियल स्टेट जैसा कि मैंने आपको बताया, कमोडिटीज आता है, और फिर म्यूचुअल फंड्स, और फिर स्टॉक्स। अब क्या किया मैंने, इसको डिटेल में डिवाइड कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें रिटर्न क्या क्या होता है। ये एक टिपिकल टेंटेटिव रिटर्न है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा इससे हो सकता है, टाइम टाइम पर ये चेंज होता है, ईयरली ये चेंज होता है, तो आप इस पे ध्यान रख सकते हो। आप गूगल पे टाइप करके इसका एक्चुअल रिटर्न देख सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम। बात करते हैं पहला है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में टिपिकली बैंक पर निर्भर करती है, टिपिकली ये 3 से 8% आपको रिटर्न इस पे मिलता है। दूसरा है बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स में भी आप चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड ले रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनीज का बॉन्ड ले रहे हो या किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो एंटिटीज है उससे आप ले रहे हो बॉन्ड, तो उनमें अप्रोक्सीमेटली 8% आपको मिल जाता है। उसके बाद रियल स्टेट है। रियल स्टेट में बेसिकली इनकम तो डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के पास उतने ज्यादा पैसा होता नहीं है कि वो घर खरीदेगा या फिर कोई ऐसी जगह पे कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल लैंड्स खरीदेगा जिनका प्राइस बढ़ने के बाद वो बाद में सेल करेगा। तो ये उनके लिए होता है जिनके पास कैपिटल ज्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक या तो लैंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो या फिर उस बिल्डिंग को खरीद के उसको रेंट पे लगा देते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये रियल स्टेट के अंदर आता है। तो इसमें रिटर्न टाइम टू टाइम वेरी करता है, डिपेंड करता है, और ये इसका कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमोडिटीज। कमोडिटीज में भी अप्रोक्सीमेटली आप गोल्ड में करो या सिल्वर में करो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास इसमें भी इंटरेस्ट आ ही जाती है एनुअली। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जो एनुअल रिटर्न आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे ऑन एन एवरेज 14 to 15% रिटर्न आपको मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक पर। स्टॉक पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है।
तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, ये आपको पता है ये बातें। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो स्टॉक में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद लिया, जैसे रिलायंस का खरीद लिया, या मान लीजिए HDFC बैंक का खरीद लिया, जिसका भी खरीद रहे हो, अभी आपने अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी आप अगर एक्टिव हो तो आपको चल रहा होगा कि काफी सारे शेयर्स की वैल्यू गिर गए हैं। तो ऐसे जैसे कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे शेयर्स के प्राइस जो है काफी गिर चुके हैं। तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से स्टॉक्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा रिटर्न देता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। और इसमें रिटर्न इतना ज्यादा होता है कि आप हो सकता है कि आपके पैसे एक दिन में डबल हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक साल में ही डबल हो जाए। जबकि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ पर जो आप देख रहे हो, जिसमें एक आपके पैसे को डबल करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। और दूसरा ये है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो वहां पर मनी, तो बैंक आपको गारंटी देती है कि इतना % रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगेन इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इस पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कैटेगरी के लोगों को कौन से जो है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि आज मैं जो बात करने वाला हूँ ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड की, इसके बारे में हमें डिटेल में समझना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड जैसी चीजों की जरूरत पड़ी ही क्यों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक छोटे से इन्वेस्टर हो, आप मान लीजिए 1000 रुपए पर मंथ सेव कर पाते हो, या 2000 सेव कर पाते हो, या मान लीजिए इसी टाइप का कुछ अमाउंट है जो आप सेव कर पाते हो, और आप चाहते हो कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब एक चॉइस आपका ये है कि आप फिक्स डिपॉजिट में रख दो और वो पैसा ज्यादा ग्रो होता नहीं है। आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा रिटर्न भी आए और वो पैसा मेरा ग्रो भी हो, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या बच जाता है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्टॉक्स। क्योंकि बाकी ऑप्शंस में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसमें हाई रिटर्न के चांसेस नहीं होते, जैसा कि आप देख सकते हो। अब स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक्स में आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आप जब भी हम एक बार स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, बार बार स्टॉक को निकाल के देखते रहते हैं कि पैसा बढ़ा है या घटा है, लॉस में जा रहा हूँ, प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो आप जो भी रेगुलर काम कर रहे हो वो आपका डेली इफेक्ट होता है ना। और आप काफी बार आप पैनिक भी कर जाते हो, अगर आपका जो शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है तो आप उसको बेच देते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने रेगुलर की एक्टिविटी से डेविएट हो जाते हो और आपका दिमाग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट लगा हुआ ही होता है। दूसरा ये है कि काफी बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक तो तरीका है कि आप बैठ के नॉलेज गेन करो, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आओ। दूसरा ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लो, लेकिन वो एक्सपर्ट आपको सही गाइडेंस दे पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। वो आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन हर एक्सपर्ट का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना रिकमेंडेशन होता है, और वो जरूरी नहीं कि वो आपको सही रिकमेंडेशन ही हर बार प्रोवाइड करे, उसके भी चांसेस लॉस के होते ही होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आप सोचते हो कि यार कोई ऐसा ऑप्शन होगा मेरे पास, ऐसा अवेलेबल हो सकता है जिसमें ये सारी फैसिलिटी भी मिले। सारी फैसिलिटी कहने का मतलब है कि हाई रिटर्न मिले, मुझे पैसे की गारंटी भी हो, और एक तरह से जो है मुझे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े और मैं पैसे को ट्रैक भी ना करूं। तो इसके लिए आता है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज द म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों हमें पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आया कि यार ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, मतलब मेरे को समझ में तो नहीं आता है। क्या म्यूचुअल फंड ये है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना। ये लाइन अब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई होगी कि आपको हर टेलीविजन पर, रेडियो समाचार में, एडवर्टीजमेंट पे दिख रहा होगा। दूसरा ये मीम्स बहुत फेमस है कि बॉयज फॉल इन लव फास्टर देन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये इतनी तेजी से बोला जाता है। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं और पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या एक्चुअली में, और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जैसा कि नाम सुनने से ही लग रहा है, ये बेसिकली एक पूल ऑफ फंड्स होता है। पूल ऑफ फंड्स का कहने का मतलब ये होता है कि काफी सारे लोगों के पैसे इकट्ठे होके एक जगह जमा होते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है।
और ये पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं ये देख लेते हैं। इनमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो गया, या फिर मान लो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं इसमें, और काफ़ी अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे नॉर्मल लोग भी होते हैं। और नॉर्मल लोग जिनके पास स्मॉल सेविंग्स होता है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं इनमें, या जो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे इसको समराइज करके बोलो तो ये जो पूल ऑफ फंड्स होता है वो पब्लिक मनी होती है। और पब्लिक मनी में ऐसे छोटे छोटे सारे सेविंग्स होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेविंग हो, या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स हो, या कॉर्पोरेट फंड्स हो, सारे जो है यहाँ से पूल होके आते हैं, और फिर वो म्यूचुअल फंड में एक बड़ा सा कॉर्पस बनता है। अब म्यूचुअल फंड जब एक इतना बड़ा पैसा बन गया, तो अब लोगों को लगा कि यार कहीं मेरा पैसा ऐसा तो नहीं कि डूब जाएगा, या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि वो लेके भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होता है। ट्रस्ट कहने का मतलब ये होता है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप का होता है। एग्जैक्टली है ना। और इसको चलाने वाले लोगों को ट्रस्टीज या प्रोमोटर्स या स्पॉन्सर्स बोला जाता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये देखना होता है कि म्यूचुअल फंड पैसे कहाँ कहाँ लगा रही हैं। म्यूचुअल फंड कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का पैसा जो है कहीं और जगह लगा रही हैं जहां पर रिटर्न नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से इसको मॉनिटर करता है कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रस्टीज, प्रोमोटर्स या स्पॉन्सर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, करता धरता होता है। दूसरा ये है कि लोगों के मन में यहाँ पर सवाल आ सकता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि म्यूचुअल फंड को ये प्रोमोटर्स या स्पॉन्सर्स ही लेके भाग जाए, मतलब पैसा इकट्ठा हुआ और भाग सकता है? नहीं, वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड कहने का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मॉनिटर करती है कि ये जो फ्रॉड के केसेस हो, या फिर पैसा लेके भागने की चीजें हो, ये सब चीजें ना हो, ये इंश्योर करती है रेगुलेटेड। क्योंकि म्यूचुअल फंड की एज अ ट्रस्ट जो होता है वो रजिस्टर होता है सेबी के साथ, ठीक है। और वो प्रमोटर जो है बेसिकली इनका पूरा का पूरा देखभाल ही करता है। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इतने पैसे आ गए, फॉर एग्जांपल मान लो अब इतने पैसे आए, तो उन पैसे को कहाँ लगाना है, क्या करना है, क्या रिसर्च होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो ये भी करेगा। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते हैं, कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है ताकि वो जो अपना रिस्क है वो मैनेज कर पाए। रिस्क मैनेज कहने का मतलब ये होता है कि मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये है, और मैंने मान लो रिलायंस का शेयर जाके एक रिलायंस और विप्रो का मिला के 5-5 हजार का मान लो शेयर खरीद लिया, और कुछ टाइम बाद दोनों कंपनी मान लो बहुत नीचे आ गई उसके शेयर का वैल्यू, और मेरे पैसे ऑलमोस्ट जीरो हो गए। अब उस केस में क्या होगा? अब मेरे पैसे तो चले गए, लेकिन अगर वही मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए होता, 5 लाख रुपए होता, तो मैं क्या करता? रिलायंस और विप्रो का तो लिया ही लिया, साथ में और भी कंपनियों के शेयर ले लेता। उससे क्या होता है कि मान लो दो कंपनी का शेयर गिरा तो बाकी का बढ़ गया, तो आपस में वो मैनेज हो जाता। या फिर मैं बॉन्ड्स खरीद लेता, सिक्योरिटीज खरीद लेता, तो मिक्स करके रखता, जिसको हम हेजिंग बोलते हैं, और उससे मेरा रिस्क प्रोफाइल मैनेज हो जाता है। लेकिन उतना मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए मैं जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है लोगों से, और फिर जो है ये इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अब ये अलग अलग जगहों पे क्या क्या हो सकता है? अलग अलग जगहों पे ये स्टॉक मार्केट हो सकता है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये प्रॉपर हेजिंग के साथ होता है। हेजिंग मतलब रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर मान लो आपका 5% एक जगह लॉस हो रहा है, तो 6% या 5% दूसरी जगह प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हेजिंग बोलते हैं सिंपल टर्म्स, ठीक है। दूसरा जो मैं ट्रस्टीज की बात कर रहा था, इसको जो चलाने वाले, इनके कर्ता धरता है, वो क्या करती है कि जितने भी इनको जो एडवाइस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, इनके लिए क्या करती है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप करती है, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करती है, एडवाइस लेती है, स्ट्रैटेजी बनाती है। और अब एसेट मैनेजमेंट को जैसे ही ट्रस्टीज ने हायर कर लिया, स्पॉन्सर्स ने हायर कर दिया, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? इस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को, एक वेल क्वालिफाइड बंदा जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनको बोलता है कि भाई ये फंड है, ये आपको मैनेज करना है। और आप जो है जिनको जो भी हेल्प चाहिए, इनके पास रिसर्च टीम होती है, इनके पास स्ट्रैटेजी होता है, ये सारी चीजें हम आपको सपोर्ट देंगे, और आप जो है ये सोचो कि कैसे इतने सारे फंड्स को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना है। और वो काम करती है फंड मैनेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। अब आप जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि म्यूचुअल फंड्स एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, और उनका प्रॉफिट का मोटिव्स नहीं होता है।
तो ये जो खर्चे इसमें होते हैं वो खर्चा कहाँ से निकलता है, तो वो खर्चा निकलता है म्यूचुअल फंड के रिटर्न से। इसमें हर एक साल फंड मैनेजर को एक टारगेट वैल्यू दिया जाता है कि इस साल आपको इतने % रिटर्न ला के दिखाने हैं। फंड मैनेजर को क्या करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे करती है इनडायरेक्टली, स्पॉन्सर्स उसको पे करता है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। जब इनको पैसा मिल रहा है तो ऑब्वियसली इनको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। तो हर साल इसको टारगेट मिलता है, और अगर कोई फंड मैनेजर टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो उसको फंड से निकाल भी दिया जाता है। ये स्पॉन्सर्स लोग इतने ज्यादा होते हैं इन सब मामलों में कि वो कभी भी ये सब चीजें जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फंड मैनेजर वो बदल भी देते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड्स है, इसमें रिटर्न आ सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि इनको मैनेज करने में जो भी कॉस्ट लग रहा है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो खर्चा है, या काफी बार नई म्यूचुअल फंड मार्केट में आती है तो उनकी मार्केटिंग के लिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो उसमें जो खर्च होते हैं, उनका जो ब्रांड एम्बेसडर काफी बार हायर करते हैं, उनमें पैसे खर्च होते हैं। कहने का मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रिटर्न से ही आता है, वो और कहीं से नहीं आता है, और वो रिटर्न जो है कमा के देता है फंड मैनेजर। तो इनडायरेक्टली जितना भी पैसा इससे बनता है, जो म्यूचुअल फंड से बनता है, उसमें से जो खर्चा है वो खर्चा काट करके उस सारे पैसे जो है बाकी इन्वेस्टर जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको रिटर्न किया जाता है। ये बेसिक प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टोटली। अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये चीजें प्रॉब्लम है, और हम साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हमने म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ लिया है, तो इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ आपके लिए, तो क्या होगा, वो होगा कि फंड मैनेजर जो होता है पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो स्पॉन्सर होते हैं वो, क्योंकि स्पॉन्सर इसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, उनका मेन काम ये है कि देखभाल करना, कहीं पैसा गलत जगह पर तो नहीं लग रहा है, क्या रिटर्न आ रहे हैं, लोगों के पैसे कहीं मतलब डूब तो नहीं रहे हैं, या कोई उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, एएमसी फंड मैनेजर के साथ मिलकर कोई घपला तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें प्रोमोटर के हाथ में होता है, स्पॉन्सर्स के हाथ में होता है, और वो चीजें इनको मैनेज करता है। दूसरा ये है कि जो मैं बता रहा था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाइप करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक लाइसेंस होता है। बेसिकली कोई भी इंसान एसेट मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए सेबी से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस लेता है प्रोमोटर स्पॉन्सर, राइट। एज आई सेड कि स्पॉन्सर जो है एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करता है अपने आप को, वो एक सेट ऑफ पीपल को अपॉइंट करता है कि आप जो है एएमसी और फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करो प्रॉपर। और दूसरा मैंने जैसा कि बताया कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है। बेसिकली वो एक फंड मैनेजर को हायर करता है, उनके साथ मिलकर वो काम करता है, म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ाता है। दूसरा ये है कि इनके कुछ लीगल पार्ट्स होते हैं जिनके लिए भी जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं, और कस्टोडियन बेसिकली अपॉइंट होता है एएमसी के द्वारा, और एएमसी अपॉइंट होता है स्पॉन्सर्स के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो कि एएमसी लाइसेंस लिया जाता है स्पॉन्सर्स के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा ये है कि कस्टोडियन का काम क्या होता है कि कस्टोडियन का जो भी होता है कि शेयर कहाँ रखना है, कैसे एसेट को मैनेज करना है, ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट है वो जो है आपको कस्टोडियन प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा, अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने लिया होगा तो महीने महीने जो है काफी सारे मेल्स आते हैं आपको म्यूचुअल फंड से कि इस महीने हमने पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा रिवाइज किया, मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे जहां जहां इन्वेस्टमेंट थी वहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत रिवाइज करके जो है फंड को ताकि रिटर्न बेटर आए उसके लिए उन्होंने जो है रिवीजन किया है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आप तक पास ऑन होता है। एक और एंटिटीज होती है आरटीए, जिसको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं, जो आपको ये सारी चीजें बताती है कि आपने इस महीने इतना इन्वेस्ट किया, आपको इतने यूनिट अलॉट हुए। एक एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू। आप अगर म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक एनएवी वैल्यू होता है, जिसके बेसिस पर अगर मान लो किसी का एनएवी वैल्यू 20 रुपए है, अगर आप 1000 रुपए लगा रहे हो तो 50 नंबर्स आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अलॉट हो जाएंगे, उसकी एनएवी 20 रुपए है। तो ये सारी चीजें मैनेज करती है आरटीए। ये बेसिकली एक एजेंट होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि एक जो म्यूचुअल फंड है ये एक अच्छे तरीके से मैनेज होता है, इसमें लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस नहीं रहता है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो, मान लो रिटेल इन्वेस्टर हो, आपने किसी को पैसा दिया है, म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा जो है इनके ट्रस्टीज या फिर जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका काम बहुत ज्यादा होता है कि म्यूचुअल फंड सच में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उनके लिए एक तरह से एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें हो जाती है। ठीक है, विथ स्मॉल प्रॉफिट, तो ये उनके लिए होता है, इसीलिए वो मैनेज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है गाइस। और
हम आगे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।